Hello everyone. We are doing chapter number 15, Plant Growth and Development. This is the last video of the chapter, class 11th, Biology. In this video, we are going to cover the following topics: plant growth inhibitors, then role of light and temperature on flowering, and in this we will study photoperiodism and vernalization. Let us start with plant growth inhibitors, and in this plant growth inhibitors we will study ethylene and abscisic acid in detail. Start with ethylene. H. Cousins in 1910, he indicated that ethylene is a natural product of plant and the structure of ethylene is C2H2, जो आपके सामने इसका structure बना हुआ है, and there is double bond between carbon and carbon atom. So it is a natural product of plant. Okay, and he also confirmed the release of volatile substance. Volatile substance क्या होते हैं? जो गैस फॉर्म में निकलते हैं. ये सब्सटेंस कहाँ से निकल रहे हैं? राइपेंड ऑरेंजेस में से. और ये जो सब्सटेंस निकल रहे हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस, ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड बनानास. आप डायग्राम देख सकते हो, ग्रीन कलर के जो बनानास हैं ये राइपेंड नहीं हैं. जब इनको एक्सपोज किया जाता है टू द वॉलेटाइल सब्सटेंस जो राइपेंड ऑरेंजेस से निकल रहे हैं, दे ऑल्सो गेट राइपेंड, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो लेटर दिस सब्सटेंस वॉज आइडेंटिफाइड एज ethylene. Okay, so ethylene is a simple gaseous plant growth regulator. So ये गैस फॉर्म में मिलता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये. और ये कहाँ से सिंथेसाइज होता है? इट इज सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस. जो टिश्यू ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं या जो फ्रूट राइपेंड हो रहे हैं वहाँ पर ये निकलता है एथिलीन. ओके, लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ एथिलीन. फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट इन्फ्लुएंसेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में हेल्प करते हैं सीडलिंग की, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस में हेल्प करते हैं, और थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स. डाइकॉट सीडलिंग्स कौन से होते हैं? जिनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट सीडलिंग्स. तो इन डाइकॉट सीडलिंग्स पे ये एपिकल हुक फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. इसका क्या रोल है? इस एपिकल हुक का क्या काम है? आप देख सकते हो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं हुक फॉर्म में है. जब सीडलिंग बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो ये हुक उसको बचा रहे हैं फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज. जो सॉइल से हो सकता है उनको डैमेज, सॉइल पार्टिकल से हो सकता है उनको डैमेज. ओके, सो द हुक प्रोटेक्ट्स द एपिकल मेरिस्टम. ये एपिकल मेरिस्टम को सेव कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज ड्यूरिंग सीडलिंग एमर्जेंस फ्रॉम द सॉइल. जिस समय सीडलिंग एमर्ज आउट हो रही है, बाहर निकल रही है सॉइल्स के, उस समय ये हुक एपिकल मेरिस्टम को मैकेनिकल डैमेज से बचाता है. ओके, सो एपिकल हुक डील विद द मैकेनिकल स्ट्रेस. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एथिलीन. कम टू द सेकेंड. इट प्रमोट सेनेसेंस, ओल्ड एज को प्रमोट करता है, एंड इट प्रमोट्स एब्ससिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स. लीव्स को डिटैच करना है, फ्लावर्स को डिटैच करना है फ्रॉम द प्लांट, उसमें ये उसको प्रमोट करता है ये. थर्ड, इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग. इंपॉर्टेंट है ये बहुत, फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट कर रहा है ये. कैसे? इट एनहेंसेस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग. जब फ्रूट राइपेंड होते हैं, जब लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो रेस्पिरेशन रेट उनका बढ़ जाता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द एथिलीन, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी climactic. So ethylene promotes the fruit ripening. फोर्थ पॉइंट पर आइए. इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसीज. सीड जो इनएक्टिव है, बड जो इनएक्टिव है, उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, ये तोड़ देते हैं उसकी डॉर्मेंसी को. इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स. जर्मिनेशन को इनिशिएट करते हैं. एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स. आपके सामने डायग्राम है पोटैटो ट्यूबर्स का, उसमें से न्यू प्लांट्स दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द पोटैटो ट्यूबर्स. सो स्प्राउटिंग में ये हेल्प कर रहे हैं, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स. दिस इज द फोर्थ फंक्शन. कम टू द फिफ्थ फंक्शन. इट प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन. इंटरनोड क्या होती हैं? दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है स्टेम के अंदर, उसको इंटरनोड कहते हैं. तो ये इसको इंटरनोड को इलोंगेट कर देता है. यानी स्टेम
थोड़ा बड़ा हो गया, इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। सो व्हाट इज द एडवांटेज, फ़ायदा क्या है राइस प्लांट के अंदर, इंटरनोड लंबी हो गई है, उसका फ़ायदा क्या है, इट हेल्प्स लीव्स एंड अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। जब स्टेम लंबा हो जाता है तो बाकी जो शूट का जो अपर पार्ट है वो पानी के बाहर आसानी से रह सकता है, पानी के ऊपर रह सकता है, आउटसाइड द वाटर। 6 पॉइंट देखिए, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, रूट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ताकि एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाए। ओके। 7th, यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, एंड इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। तो फ्लावरिंग को ये इंड्यूस करता है मैंगो में भी। तो वाइडली यूज होता है एग्रीकल्चर में, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है एथिलीन का। ओके। अब इसका एग्जाम्पल देखिए एथिलीन का। द मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ एथिलीन इज इथेफॉन। ओके। इथेफॉन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, प्लांट के अंदर ये ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। व्हाट हैपन्स देन इट रिलीजेज इथिलीन स्लोली, धीरे धीरे ये इथिलीन को रिलीज करता है। इसका एडवांटेज क्या है, इथेफॉन हैस्टन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज, फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स। तो टोमेटोज के अंदर फ्रूट राइपनिंग होना है, एप्पल्स होना है, उसको उसकी स्पीड को फास्ट कर देता है। ओके। एंड ऑल्सो एक्सेलरेट्स एब्सेशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स को डिटैच होना, फ्लावर्स को डिटैच होना, उसको एक्सेलरेट करना। एंड इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है और उस कुकुम्बर्स की ईल्ड को बढ़ा देता है। ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड। ड्यूरिंग मिड 1960 3 काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स वर रिपोर्टेड। कौन कौन से इनहिबिटर्स थे जो रिपोर्ट किए गए, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन। और केमिकली जब इनको देखा गया तो ये सब तीनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल थे, और इनका नाम रखा गया एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, और इसका काम क्या है, इट रेगुलेट्स एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी। अब तक आपको पता चल गया होगा कि एब्सिशन क्या होता है और डॉर्मेंसी क्या होता है। डॉर्मेंसी इनएक्टिव स्टेट है, प्लांट में कोई भी स्टेज जो डोर्मेंट कंडीशन में है, जैसे सीड इज अ डोर्मेंट कंडीशन, तो सीड जो है इनएक्टिव है, बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें नहीं चल रही हैं जब तक फेवरेबल कंडीशन इसको नहीं मिल जाती। सो दिस इज डॉर्मेंसी। एंड एब्सिशन मैंने बता दिया है आपको, डिटैचमेंट, अलग हो जाना, प्लांट में से लीफ का गिर जाना, फ्लावर्स का अलग हो जाना, फ्रूट्स का अलग हो जाना, दिस इज कॉल्ड एज एब्सिशन। ओके। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। सबसे पहला काम तो ये है, इनहिबिटर की तरह काम करता है मेटाबॉलिज्म में भी और प्लांट ग्रोथ के अंदर भी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं प्लांट्स के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सेकेंड, इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। थर्ड, इट स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में स्टोमेटा को ही क्लोज कर देता है। फोर्थ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। अब प्लांट बहुत सारे स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सकता है, दैट्स वाई दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, सीड मैचुरेशन एंड सीड डोमेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका इन तीनों में। सीड डोमेंसी बाय एब्सिसिक एसिड हेल्प टू विथस्टैंड डेसिकेशन। अगर पानी नहीं है, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो सीड इसको विथस्टैंड कर सकता है। ओके, बिकॉज इट इज इन अ डोमेंट कंडीशन, इन द इनएक्टिव कंडीशन। कम टू द इंटरेक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्ले इंडिविजुअलिस्टिक, या तो अलग अलग काम करते हैं, या सिनर्जिस्टिक, या मिलकर काम करते हैं, एनहेंस करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। सच रोल्स में भी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और में भी एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के ऑपोजिट भी काम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कब किन किन काम के लिए, किन किन फंक्शंस के लिए
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंटरेक्ट टू अफेक्ट फर्स्ट डॉर्मेंसी इन सीड्स, एब्सिशन, फ्लावरिंग, सेनेसेंस, वर्नलाइजेशन जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, एपिकल डोमिनेंस, सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट मूवमेंट. इन सब फंक्शंस के लिए जो पीजीआर्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं. एंड इन मोस्ट केसेस एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिन्स. दोनों ये ऑपोजिट काम कर रहे हैं एक दूसरे के, एंटागोनिस्टिक है इनका रोल. क्लियर. नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. दो फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक फैक्टर तो जीनोमिक होते हैं, जीन से रिलेटेड हैं. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं लाइट एंड टेम्परेचर. लेट अस स्टडी दीज. रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग. First of all, let us start with photoperiodism. Very important topic, photoperiodism. Photo means light, periodism means time, period. It is the response of plant to periods of day oblique night. So plants are giving response to the period of day as well as period of night. कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, एंड बेस्ड ऑन द लाइट ड्यूरेशन प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, जैसे कि नाम बता रहा है लॉन्ग डे प्लांट्स, इनको फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे चाहिए, डे लंबा चाहिए, नाइट छोटा चाहिए. शॉर्ट डे प्लांट्स को दिन छोटा चाहिए, रातें लंबी चाहिए, नाइट लंबा होना चाहिए. शॉर्ट डे प्लांट्स हैं ये. एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स वो होते हैं जिनको कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लावरिंग के लिए, लाइट ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट इनके ऊपर नहीं है. सो लेट अस स्टार्ट विद लॉन्ग डे प्लांट्स. आप डायग्राम पर आ जाइए. लॉन्ग डे प्लांट्स का 3 डायग्राम आपके सामने हैं, स्काई ब्लू कलर के कॉलम में बने हुए हैं. येलो कलर से डे लाइट को दिखाया गया है, ग्रे कलर से नाइट को दिखाया गया है. एक सेंटर में देखिए एक डॉटेड लाइन है जो क्रिटिकल नाइट लेंथ शो कर रहा है. ओके, तो लॉन्ग डे प्लांट्स को नाइट थोड़ा छोटा चाहिए, डे लंबा चाहिए. फ्लावरिंग देख रहे हो, फ्लावरिंग हो रही है. ओके, सेकेंड डायग्राम में देखिए, यहाँ पर नाइट को क्रिटिकल नाइट लेंथ से थोड़ा ज़्यादा कर दिया और डे थोड़ा छोटा हो गया. ठीक है, डे छोटा है, नाइट लंबी है, तो ये फ्लावर नहीं करेगा. थर्ड पर आ जाइए, थर्ड डायग्राम पर आ जाइए. यहाँ पर भी डे छोटा है और नाइट लंबी है. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या यहाँ पर फ्लावरिंग होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 2 फ्लैशेज ऑफ लाइट दे दिया नाइट के टाइम पर. रात के समय पर 2 बार लाइट दे दिया इसको, इन प्लांट्स को. अब इसमें फ्लावरिंग हो गया. ओके, अब इनकी नाइट जो है वो छोटी हो गई है क्योंकि हमने बीच में लाइट को दे दिया है. तो यहाँ पर फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगा. ओके, कम टू द सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट. शॉर्ट डे प्लांट्स पर आ जाइए. यहाँ पर भी 3 डायग्राम बने हुए हैं. फर्स्ट डायग्राम को देखिए पहले. यहाँ पर डे लंबा है फर्स्ट में और नाइट थोड़ा छोटा है. ओके, तो अब यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगा क्योंकि ये इनको शॉर्ट डे चाहिए था. सेकेंड डायग्राम पर आइए. शॉर्ट डे है और लॉन्ग नाइट है, आराम से फ्लावरिंग हो रही है. थर्ड डायग्राम पर आइए. यहाँ पर भी शॉर्ट डे है और नाइट लंबी है, फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर से हमने 2 बार बीच में लाइट दे दिया. तो नाइट को, रात को हमने इंटरप्ट कर दिया बीच में लाइट देकर. अब यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगा. इसका मतलब ये प्लांट्स हैं जिनको अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट चाहिए. सो यू कैन कॉल देम एज लॉन्ग नाइट प्लांट ऑल्सो. शॉर्ट डे प्लांट्स को लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहा जा सकता है. क्लियर? लॉन्ग डे प्लांट्स, short day plants and day neutral plants. Now, next important point about the photoperiodism is while shoot apices modify into flowering apices. जब shoot apices modify हो जाती हैं to start flowering, what happens? They cannot perceive photoperiods. वो photoperiods को perceive नहीं कर सकती, उसको respond नहीं कर सकती. तो कौन है जो photoperiod को respond करेगा? The site of perception of light and dark duration is the leaves. ये तो leaves का काम है. तो एक hypothesis बनाया गया. It has been hypothesized that there is a hormone. ये माना गया कि एक हार्मोन है जो फ्लावरिंग में हेल्प कर रहा है. When plant get enough photoperiod, जब प्लांट्स को अच्छे से फोटोपीरियड मिलता है, टाइम मिलता है, लाइट मिलता है, तो हार्मोन जो है वो माइग्रेट कर जाता है
फ्रॉम लीव्स टू शूट एपिसेस, ओके, और फिर फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है और फ्लावरिंग हो जाती है। क्लियर? सो that's all about the photoperiodism. Now come to vernalization. This is the last topic of your chapter. What is vernalization? It is a phenomenon in which some plants depend quantitatively or qualitatively on exposure to low temperature for flowering. इनको low temperature चाहिए for flowering. This is called as vernalization. इसका फ़ायदा क्या है इनको? First advantage देखिए, it prevents precocious reproductive development late in the growing season. ओके, तो precocious reproductive development का मतलब है अर्ली डेवलपमेंट, ओके, अर्ली साइंस ऑफ डेवलपमेंट, अर्ली फ्लावरिंग। तो ये इसको रोकता है ताकि प्लांट्स को, ताकि सीडलिंग को अच्छा टाइम मिल सके, सफिशिएंट टाइम मिल सके फॉर द मेच्योरिटी। इट enables the plant to have sufficient time to reach maturity. Clear? Now see the examples of vernalization. Some food plants, wheat, barley, rye have two varieties. दो वैरायटी है इनकी, एक स्प्रिंग वैरायटी है, इसको कब ग्रो किया जाता है, और एक विंटर वैरायटी है। स्प्रिंग वैरायटी देखिए क्या है। दे आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में इनको ग्रो किया जाता है लाइक मार्च टू मे, एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन्स। उसके बाद ये फ्लावरिंग करते हैं, ग्रेन बनाते हैं बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। ओके, मीन्स जुलाई टू सितंबर इनको हार्वेस्ट किया जाता है। दिस इज द स्प्रिंग वेराइटी। बट व्हाट अबाउट द विंटर वेराइटी? विंटर वेराइटी इफ दे प्लांटेड इन द स्प्रिंग, अगर इनको किसी भी तरीके से हमने स्प्रिंग में प्लांट कर दिया तो क्या होगा? इफ दे प्लांटेड इन द स्प्रिंग would normally fail to flower. They will not give the flower. They will not produce mature grain within the span of flowering season. फ्लावरिंग सीजन के जो टाइम है उनके पास, उसमें ना तो ये फ्लावर देंगे और ना ही मेच्योर ग्रेन दे पाएंगे। इसलिए इनको दे आर प्लांटेड इन ऑटम। इनको ऑटम में प्लांट किया जाता है, जर्मिनेट करते हैं ये। ओवर द विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग्स, छोटी छोटी स्मॉल सीडलिंग्स निकल आती हैं विंटर में इनकी, एंड देन दे रिज्यूम द ग्रोथ इन द स्प्रिंग। अब ये अपनी ग्रोथ रिज्यूम कर लेते हैं स्प्रिंग में एंड आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर, और मिड समर में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो 7-8 महीने लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अब हम चाहते हैं इसको कि थोड़े टाइम में, जैसे कि जो स्प्रिंग वैरायटी था वो 4 महीने में तैयार हो जाता था, तो हम विंटर वैरायटी को भी स्प्रिंग में ग्रो करना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? अगर हम इनको कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें, जो इनको विंटर में काम करना था उसके लिए हमने इनको कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया, वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट दे दिया। ओके, एंड अब इसमें अगर हम इसको स्प्रिंग में ग्रो करेंगे तो फिर हमें पूरी प्रॉपर 4-5 मंथ्स में पूरी क्रॉप तैयार हमें मिल सकती है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन। सेकेंड एग्जाम्पल पर आ जाइए। वर्नलाइजेशन इन बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? बाइनियल आर मोनोकार्पिक प्लांट्स that normally flower and die in the second season. सेकेंड सीजन में फ्लावर करते हैं और डाई हो जाते हैं ये। तो अब हम चाहते हैं कि इनको एक ही सीजन में हमें फ्लावर मिल जाए, पहले सीजन में ही फ्लावर मिल जाए। क्यों हमें सेकेंड सीजन में मिल रहे हैं ये फ्लावर? ओके, एग्जाम्पल इनके हैं शुगर बीट, कैबेज, कैरेट एक्सेट्रा। अब क्या किया है इसमें हमने? सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग ऑफ अ बाइनियल प्लांट टू अ कोल्ड ट्रीटमेंट। जब हमने इसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया तो क्या हुआ? इट स्टिमुलेट्स अ सब्सिक्वेंट फोटोपेरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। तो फोटोपेरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स हो गया उसके अंदर, और एक ही सीजन में हमें पूरी क्रॉप मिल गया। हमने 1 सीजन को स्किप कर दिया है इसमें। क्लियर? बाय गिविंग द कोल्ड ट्रीटमेंट, जो एक सीजन में इसको विंटर में अपना काम करना था उसको हमने शॉर्टकट कर दिया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन. It is used in the biennial plants. Okay, so that's all about the chapter. Thank you for staying with me. Subscribe the channel for getting the information about my new video. Do the test which is given in the description box. Thank you so much.